मैं एक छोटे से आर्कटिक स्नो वुल्फ के रूप में रिबॉर्न हुआ था और साथ ही मैं एक डिवोरिंग इवोल्यूशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया था। बस मांस और खून को निगलना था और मैं बिना किसी लिमिट के ताकतवर होता जा सकता था। पूरे आर्कटिक फूड चेन के शिखर पर खड़े अल्फा वुल्फ में बदल सकता था। लेकिन फिलहाल मैं अभी भी एक कमजोर सा भेड़िया था। अच्छी बात यह थी कि हमारे झुंड में वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी दोनों के एट्रीब्यूट्स काफी शानदार थे। एक लेवल 4 था और दूसरा लेवल 6, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पूरे वुल्फ पैक के लीडर्स थे। मैं अभी गुफा के बाहर निकलकर थोड़ा माहौल देखने की सोच ही रहा था कि तभी वुल्फ मम्मी ने मुझे सीधा अपनी गोद में खींच लिया। तभी मैंने नोटिस किया कि मम्मी की गोद में एक और नन्ही आर्कटिक फीमेल वुल्फ थी जो शायद मेरी छोटी बहन थी। वो मजे से दूध पी रही थी। उसे देखकर मैं भी धीरे धीरे पास गया और उसकी नकल करते हुए दूध पीने लगा। अचानक मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्कटिक वुल्फ मिल्क एब्जॉर्ब्ड, इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 0.1। ये सुनते ही मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस तरह मैं दूध पीते पीते और सिस्टम की लगातार नोटिफिकेशन सुनते सुनते गहरी नींद में डूब गया। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर गया। अब मैं अपनी छोटी बहन से कई गुना बड़ा हो चुका था। मेरी तेज ग्रोथ देखकर पूरा वुल्फ पैक हैरान था। रीबर्थ के सिर्फ तीसरे दिन ही मैं खुद दौड़ने कूदने लगा था। 10वें दिन मैंने दूध पूरी तरह छोड़ दिया और बाहर से वुल्फ पापा जो प्रे लाते थे उसका मांस खाना शुरू कर दिया। 20वें दिन तक मेरा शरीर बहन से बहुत बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि मैं अपने चाचा वुल्फ के 6 महीने के बच्चे से भी बड़ा दिखता था। और 30वें दिन तक मेरा शरीर 1 साल के आर्कटिक वुल्फ जितना बड़ा हो चुका था। इस समय मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका था। मेरे एचपी पूरे 300 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। बाकी सभी एट्रीब्यूट्स 30 थे। इसके अलावा हर लेवल अप पर सिस्टम जो 10 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता था उन्हें मैंने पूरा का पूरा स्पीड में डाल दिया था, जिससे मेरी स्पीड सीधे 60 तक पहुंच गई। मेरी मौजूदा स्पीड शायद मेरे लेवल के किसी भी दूसरे वुल्फ से ज्यादा थी। यहाँ तक कि वुल्फ मम्मी भी मुझे पकड़ नहीं सकती थी। आसमान हो या जमीन, स्पीड ही ट्रूथ है। अगर स्पीड है तो लड़ाई हारने पर भी भागा जा सकता है। उसी समय एक आर्कटिक वुल्फ की गूंजती हुई हाउल ने मेरी सोच तोड़ दी। सिर उठाकर देखा तो वुल्फ पापा पूरे पैक को हंटिंग के लिए बुला रहे थे। ऐसी हाउल मैं लगभग हर दिन सुनता था, क्योंकि वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी रोज हंटिंग पर जाते थे। लेकिन आर्कटिक का एनवायरनमेंट बेहद हार्श, ऊपर से यहाँ प्रे भी बहुत कम मिलता था, इसलिए हर बार वे मुश्किल से कुछ छोटे मोटे जानवर ही पकड़ कर ला पाते थे। जहां तक उन बड़े बड़े एनिमल्स की बात थी जो अक्सर दिखते थे, उन्हें छेड़ने की हिम्मत पूरा वुल्फ पैक भी नहीं करता था। शिकार दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इस बार तो वुल्फ मम्मी, जो आमतौर पर डेन की रखवाली करती थी, उन्हें भी साथ जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपना सिर मेरे शरीर से हल्के से रगड़ा, जैसे मुझे छोटी बहन का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हो। फिर मुड़कर चली गई। रवाना होने से पहले वुल्फ पापा ने भी मेरी कजन सिस्टर को डेन की निगरानी करने का आदेश दिया। सब कुछ तय होने के बाद मम्मी पापा साथ और वुल्फ्स को साथ लेकर दूर निकल गए। इस बार गुफा के सभी 8 एडल्ट स्नो वुल्फ्स हंटिंग पर चले गए थे। पीछे सिर्फ 5 वुल्फ कब्स बचे थे। उनमें सबसे अलग एक ऑर्फन वुल्फ था जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। उसे वुल्फ मम्मी पापा ने हंटिंग के दौरान पाया था और दया करके घर ले आए थे। वो सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन उसका शरीर मेरी 6 महीने वाली कजन के बराबर था। उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल साधारण नहीं थी। वुल्फ पैक के जाने के बाद मैं कुछ देर सोच में डूब गया। मुझे लगा अब समय आ गया है कि मैं खुद हंटिंग पर निकलूं, क्योंकि मेरी एपिटाइट लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं तो एक एडल्ट स्नो वुल्फ से भी ज्यादा खाने लगा था, जबकि वुल्फ मम्मी पापा पहले ही हंटिंग के लिए बहुत मेहनत करते थे। पिछले कुछ दिनों में वे साफ तौर पर दुबले हो गए थे। जाहिर था कि वे खुद भूखे रहकर सारा खाना मुझे और मेरी सिस्टर को दे रहे थे। ये देखकर मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं उनका कुछ बर्डन शेयर करूं। इसके अलावा डिवोरिंग एवोल्यूशन सिस्टम का अस्तित्व भी तय कर चुका था कि मुझे बाहर निकलकर बैटल्स और ब्लडशेड का सामना करना ही पड़ेगा। सोचते ही मैंने एक हल्की हाउल करके अपनी कजन को बता दी। कजन ने जवाब में 2 बार हाउल की। वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। आर्कटिक एक ऐसी दुनिया थी जो एंडलेस स्नो और आइस से ढकी हुई थी। यहाँ लंबी और निर्दयी विंटर पड़ती थी। टेम्परेचर जरा सी देर में -40 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। हालांकि मैं स्नो वुल्फ बन चुका था, लेकिन बाहर कदम रखते ही मुझे आर्कटिक की हड्डियां जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। उसी समय सिस्टम की ठंडी आवाज सुनाई, हर्ष वेदर डैमेज रिसीव, HP -1। एक्सट्रीम वेदर के कारण होस्ट की स्टेमिना कंजम्पशन दोगुनी हो गई है। कृपया एनर्जी बचाकर इस्तेमाल करें। इस आवाज ने मुझे याद दिलाया कि मैं ज्यादा देर बाहर नहीं घूम सकता। मैंने ठंडी हवा का एक डीप ब्रेथ लिया और धीरे धीरे गुफा से दूर बढ़ने लगा। शुरुआत में मेरा इरादा वुल्फ पापा के हंटिंग ट्रेल का पीछा करने का था, लेकिन आधे रास्ते में मुझे कुछ स्नो रैबिट्स के बिल दिखाई दिए। वे बर्फ पर उगी मॉस को बड़े मजे से खा रहे थे। मेरा दिल तुरंत हिल गया। अगले ही पल उन स्नो रैबिट्स के एट्रीब्यूट्स मेरी आंखों के सामने उभर आए। उनमें सबसे ताकतवर वाला लेवल 3 का था और उसकी स्पीड तो 53
कालेपन तक पहुंच चुकी थी, बेहद डरावनी स्पीड। यही वजह थी कि वुल्फ मम्मी पापा आमतौर पर उन्हें इग्नोर कर देते थे। इन रैबिट्स को पकड़ना सच में बहुत ज्यादा मेहनत मांगता था, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपनी सांस रोक ली, पेट को जमीन से चिपका दिया और धीरे धीरे आगे रेंगने लगा। जब दूरी सिर्फ 10 मीटर रह गई, तब उस स्नो रैबिट ने मुझे देख लिया और घबराकर जान बचाकर भागने लगा। मैंने अपना शरीर झोंक दिया और बिजली की तरह आगे लपका। हवा में मेरे तेज वुल्फ क्लॉज निकल पड़े। मैं जमीन पर गिरते ही उस पर झपटा। मेरे वुल्फ पॉ का एक भारी वार सीधे उस नर खरगोश की गर्दन पर पड़ा। झुंड का लीडर नर खरगोश उसी वक्त बर्फ पर ढेर हो गया। मैं तुरंत मुड़ा और बाकी शिकार का पीछा करने लगा। आखिरकार मैं कई छोटे खरगोशों को भी पकड़ने में सफल हो गया। आधे घंटे बाद 6 आर्कटिक रैबिट सफेद बर्फ पर बिखरे पड़े थे और मेरी भी आधी से ज्यादा स्टेमिना खत्म हो चुकी थी। मैं सीधे एक आर्कटिक रैबिट की लाश के पास गया और एक बड़ा सा कॉर निगल ली। होस्ट आर्कटिक रैबिट का मांस खा रहा है। एक एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुआ। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैं और भी तेजी से खाने लगा। किसी भी तरह का खाना निगलने पर इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते थे, बस शुरुआत में मिलने वाले पॉइंट्स ज्यादा होते थे। नर खरगोश और एक छोटे खरगोश को खत्म करने के बाद इवोल्यूशन पॉइंट्स घटकर सिर्फ 0.1 रह गए। 2 आर्कटिक रैबिट्स को पूरी तरह साफ करने के बाद मैंने और नहीं खाया। मैंने जमीन पर पड़े खरगोशों की लाशों को मुंह में दबाया और लड़खड़ाते हुए गुफा की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो कुछ अब भी हुआ था वो सब दूर खड़ी एक ऑफ रोड व्हीकल में बैठे एक्सप्लोरर्स साफ साफ देख चुके थे। 2 बार चक्कर लगाने के बाद मैं बाकी बचे 4 आर्कटिक रैबिट्स भी गुफा तक ले आया। कजिन बहन, छोटी बहन और बाकी वुल्फ कब्स उन्हें देखकर खुशी से हुआ हुआ करने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान साफ झलक रहा था। मैंने धीमी गुर्राहट की और एक छोटे खरगोश की लाश उनके सामने फेंक दी। इजाजत मिलते ही सारे वुल्फ कब्स टूट पड़े, खुशी के मारे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। खासकर वो अनाथ वुल्फ कब, वो तो मेरी कमजोर कजिन के हिस्से का मांस भी छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। धड़ाम! मेरे पंजे का एक थप्पड़ उसे 3-4 मीटर दूर उड़ा ले गया। मैंने गुस्से में 2 बार जोर से गुर्राया। अनाथ भेड़िया लड़खड़ा कर उठा और घबराहट में कराहते हुए सिर झुकाकर अपनी गलती मानने लगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ताकतवर ही राजा बनता है। ये नियम एक बार फिर साफ दिखाई दे रहा था। अनाथ भेड़िया काफी देर तक कराहता रहा, फिर डरते डरते मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे वापस अपने कोने में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही उसने हिम्मत जुटाकर आर्कटिक रैबिट की लाश के पास जाना शुरू की। इस बार वो इतना डरा हुआ था कि खाने की चीज छीनने का जरा सा भी इरादा नहीं दिखा। बस थोड़ा सा ताजा मांस काटा और फिर फौरन पीछे हट गया। पहले वुल्फ कब्स के बीच यही सबसे ज्यादा दबंग और बदमाश था, लेकिन आज की पिटाई ने इसका पूरा घमंड निकाल दिया था। उसकी आंखों में डर भी था और उलझन भी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो भेड़िया पहले ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, आज वही उसे इतनी आसानी से कैसे पीट गया। ऊपर से मेरा शरीर भी उसे साफ तौर पर बड़ा हो चुका था। उसकी छोटी सी आंखें सवालों से भरी हुई थी, लेकिन उसे जवाब देने की फुर्सत किसे थी। एक आर्कटिक रैबिट खत्म करने के बाद चारों वुल्फ कब्स पेट भरकर खा चुके थे। सबके पेट गोल मटोल हो गए थे। बाकी बचे 2 छोटे खरगोश मैंने वुल्फ मम्मी के हिस्से के लिए बचाकर रख दिए। पलक झपकते ही रात हो गई। वुल्फ मम्मी, वुल्फ पापा और बाकी वुल्फ्स भी थके हारे शरीर लेकर बाहर से लौट आए। आज उन्हें सिर्फ एक पोलर बेयर द्वारा छोड़ी गई आधी सील की लाश मिली थी। इतना खाना उनके लिए बिल्कुल नाकाफी था। पेट भरना तो दूर, शायद दिन भर की थकान भी उससे पूरी नहीं हो सकती थी, और आज तो उनके बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता। ये सोचकर वुल्फ मम्मी ने झुंझलाहट में हल्की गुर्राहट की। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वुल्फ पैक ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अचानक वुल्फ मम्मी की नाक फड़क उठी। उसे गुफा के अंदर से तेज खून की गंध महसूस हुई। उसकी लगातार हुई हुई सुनकर बाकी 7 वुल्फ्स भी तुरंत सतर्क हो गए। वुल्फ पापा कई आर्कटिक वुल्फ्स को लेकर पागलों की तरह गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। अल्फा वुल्फ होने के नाते उसकी गर्जना में खूंखार किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। गुफा के अंदर अभी अभी पेट भरकर सोए वुल्फ कब्स उस परिचित गर्जना को सुनकर डर के मारे उछलकर खड़े हो गए। मैं भी कोई अपवाद नहीं था। मुझे लगा वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी किसी दुश्मन से टकरा गए हैं। मैं भी फौरन उठकर गुफा के बाहर की तरफ भागा। 60 पॉइंट स्पीड और 60 पॉइंट स्ट्रेंथ वाला वुल्फ पापा सीधे गुफा के अंदर घुस आया। उसके सफेद पंजे जमीन पर इतने जोर से पड़े कि कई पत्थर उछल गए। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर, लेकिन कोई दुश्मन नजर न आने पर, मैं वहीं का वहीं जड़ हो गया। पीछे खड़ी मेरी छोटी बहन और कजिन तो डर के मारे कांपने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वुल्फ मम्मी और बाकी वुल्फ्स भी अंदर पहुंच गए और पूरी गुफा को गौर से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं, तब जाकर उनके खड़े हुए रोए धीरे धीरे नीचे हुए। वुल्फ मम्मी ने हल्की गुर्राहट की और बार बार अपनी जीभ से मुझे और मेरी बहन को चाटने लगी। तभी मुझे समझ आया कि वो लोग अभी इतने घबराए हुए क्यों थे। मैंने धीरे से एक बार हुआ की, फिर गुफा में बची हुई 2 आर्कटिक रैबिट्स की लाशें मुंह में दबाकर बाहर खींच लाया। असल में वही खून की गंध थी जो उन्हें महसूस हुई थी। लेकिन ये खाना आया कहां से? आर्कटिक रैबिट्स को पकड़ना तो बेहद मुश्किल होता है। क्या ये सब इन वुल्फ कब्स ने पकड़ा है? वुल्फ मम्मी हैरानी से भर गई। उसने सिर घुमाकर मेरे पास खड़े मुझे देखा। मैंने एक बार हुआ की। इससे साफ जाहिर हो गया कि
ये सारे आर्कटिक रैबिट्स मैंने ही पकड़े थे। एक पल में सारे आर्कटिक वुल्व्स मुझे बड़ी जिज्ञासा से घूरने लगे। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 1 महीने का वुल्फ कब खुद जाकर आर्कटिक रैबिट का शिकार कर सकता है। ये ग्रोथ स्पीड कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ ही समय बाद मैं शायद उन सबको पीछे छोड़ दूंगा। इस पल के बाद पूरे वुल्फ पैक की नजरें मेरे प्रति बदल चुकी थी। वुल्फ मम्मी ने हल्की गुर्राहट की और सबसे पहले अपनी नजरें हटा ली। उसे बस मेरी तेज ग्रोथ पर हैरानी थी, इसके अलावा उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वुल्फ मम्मी एक छोटे आर्कटिक रैबिट की लाश मुंह में दबाकर ले गई। आखिर उसने अभी ज्यादा समय पहले ही बच्चों को जन्म दिया था। उसके शरीर को सच में पोषण की जरूरत थी। जहां तक आखिरी बचे खरगोश का सवाल था, जब सभी वुल्फ कब्स ने बता दिया कि उनका पेट भर चुका है, तब वुल्फ पापा ने उसे बाकी मादा वुल्फ्स की तरफ फेंक दिया। इसके बाद बाकी वुल्फ्स भी चुपचाप गुफा में अपनी अपनी जगह लौट गए और लेटकर सो गए। आखिर स्टेमिना बचाने का सबसे अच्छा तरीका सोना ही था। वुल्फ मम्मी ने आधे से भी कम आर्कटिक रैबिट खाया था, तब जाकर उसकी ताकत थोड़ी वापस लौटी। हालांकि वो पूरा बचा हुआ मांस खा जाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। गुफा के एक कोने में, जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी, वुल्फ मम्मी ने चुपके से बचा हुआ खाना मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए छिपा दिया। फिर उसने 2 बार हल्की गुर्राहट की और हमें अपने पास बुलाया। मैंने काफी मना किया, लेकिन वुल्फ मम्मी अपनी जिद पर अड़ी रही। वो खाना हमें ही खिलाना चाहती थी। ये देखकर मैं मन ही मन आह भरने लगा। लेकिन मैं अच्छी तरह समझता था कि अगर मुझे सुरक्षित जीना है तो लगातार एवोल्यूशन करनी होगी। साथ ही मुझे इतना ताकतवर बनना होगा कि वुल्फ मम्मी और वुल्फ पापा को थोड़े से खाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। मुझे पूरे आर्कटिक का असली राजा बनना था। आर्कटिक फूड चेन के शिखर पर बैठा हुआ वुल्फ किंग। इन खूबसूरत सपनों को दिल में लिए मैं चुपचाप वुल्फ मम्मी के शरीर से सटकर लेट गया और स्टेमिना रिकवर करने के लिए सो गया। कल फिर शिकार पर जाना था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वुल्फ मम्मी, वुल्फ पापा और बाकी एडल्ट स्नो वुल्फ्स गुफा में नहीं थे। जाहिर था कि वे सुबह सुबह ही खाने की तलाश में निकल चुके थे। बाकी वुल्फ कब्स अभी भी गहरी नींद में खर्राटे मार रहे थे। मैं धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और सफेद बर्फ से ढके आर्कटिक प्लेन की तरफ मुंह करके एक लंबी हुआ हुआ लगाई। लगता है मुझे यहाँ बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल करना पड़ेगा। हुआ हुआ खत्म करते ही मेरा पेट फिर से भूख से मचलने लगा। इसलिए मैंने बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि हवा में ताजा खून की हल्की गंध महसूस हुई। मैं हवा की दिशा पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट तक रेंगते हुए आगे बढ़ने के बाद मैं एक घनी झाड़ी के पीछे रुक गया। सिर उठाकर दूर देखा। बहुत जल्दी मुझे उस खून की गंध का स्रोत दिखाई दे गया। वो एक लेवल 7 आर्कटिक रीनडियर की लाश। सामान्य हालात में इतने बड़े शिकार को गिराने के लिए पूरे वुल्फ पैक को पूरी ताकत लगानी पड़ती, लेकिन अभी एक विशाल लेवल 7 नर रीनडियर मेरी आंखों के सामने मरा पड़ा था। उसकी लाश पर दांतों या पंजों के निशान तक नहीं थे, सिर्फ गर्दन और चारों पैरों से गहरा लाल खून बह रहा था। ये नजारा देखकर मैं बेहद उलझ गया। आखिर कौन सा जीव इतना आसानी से एक स्वस्थ रीनडियर को मार सकता था? क्या ये पोलर बेयर का काम था? लेकिन अगर पोलर बेयर ने मारा था तो उसने पूरी लाश यहाँ क्यों छोड़ दी? आसपास अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तब मैं धीरे धीरे लाश के पास पहुंचा। ये आर्कटिक रीनडियर बहुत विशाल था। इसका वजन आसानी से 100 किलो से ऊपर होगा। इतना मांस तो पूरा वुल्फ पैक भी एक बार में खत्म नहीं कर सकता था। पास पहुंचकर गौर से देखने पर मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। उसके दोनों सींग गायब थे और जहां से काटे गए थे वहां कट बिल्कुल सीधा और सपाट था, मानो किसी ने चाकू से काट दिया हो। ये किसी जंगली जानवर के दांतों के निशान बिल्कुल नहीं थे। क्या इसे इंसानों ने मारा था? पूरी तरह हड्डी बनने से पहले रीनडियर के सींगों को वेलवेट एंटलर्स कहा जाता है। बहुत से लोग इस कीमती औषधीय सामग्री के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं। फिर मैंने उसकी गर्दन पर मौजूद घातक घाव को देखा। वह एक गहरा खून से भरा छेद था। ऐसा घाव साफ तौर पर गोली लगने से बनता है। इन सभी सबूतों ने एक ही बात साबित कर दी, ये रीनडियर इंसानों के हाथों मारा गया था और उसकी सबसे कीमती चीज यानी सींग पहले ही निकाल लिए गए थे। ये सोचकर मैंने ठंडी सांस ली। लगता है आर्कटिक उतना सुरक्षित नहीं था जितना मैंने सोचा था। यहाँ सिर्फ खाने की कमी का खतरा नहीं था, बल्कि पोचर्स का भी सामना करना पड़ सकता था। मेरे दिल में खतरे की भावना और बढ़ गई। लगता है मुझे अपनी एवोल्यूशन स्पीड और तेज करनी होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं नीचे झुका और आर्कटिक रीनडियर की लाश खाना शुरू कर दी। वो अभी अभी मरा था। उसका शरीर पूरी तरह सख्त भी नहीं हुआ था। मैंने उसके सीने पर एक जोरदार कांटा मारा और ताजा मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। होस्ट ने आर्कटिक रेंडियर का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +3। सिर्फ एक निवाला पेट में जाते ही मेरी आंखें चमक उठी। 3 एवोल्यूशन पॉइंट्स। वाकई आर्कटिक रीनडियर का मांस कमाल का था। मैं और तेजी से खाने लगा। सिस्टम की नोटिफिकेशंस लगातार मेरे कानों में गूंजती रही। धीरे धीरे एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 से कम होने लगे। करीब 2-3 किलो मांस खाने के बाद मेरा पेट लगभग 70-80% भर चुका था। तब जाकर मैंने खाना बंद किया। वैसे भी इस बर्फीले जंगल में जरूरत से ज्यादा पेट भरकर खाना अपनी चाल को सुस्त बनाने जैसा था।
इस वक्त मैं 70 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर चुका था। बस 10 से भी कम पॉइंट्स की कमी थी और मैं एक बार फिर इवोल्यूशन कर सकता था। अपने इंसानी दिमाग का फायदा उठाते हुए मैंने कुछ मोटी टहनियां उठाकर रीनेडियर की लाश के नीचे लगा दी। इस तरीके से घर्षण कम हो गया। फिर मैं धीरे धीरे उसे गुफा की तरफ घसीटने लगा। अगर मेरे पास ये दिमाग ना होता तो शायद वुल्फ पापा को भी इस शिकार को खींचकर ले जाने में पसीना आ जाता। लेकिन तभी खून की गंध सूंघकर एक धूसर सफेद धब्बों वाला फीलाइन बीस्ट वहां आ पहुंचा। वो झाड़ियों के बीच दबकर लेट गया। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सिर्फ एक अकेला वुल्फ कब हूं, तो उसने अपने नुकीले दांत और पंजे बाहर निकाल लिए। वो मेरे बराबर वजन का शिकारी था। बिल्ली प्रजाति के शिकारी लगभग हमेशा जंगल के बेजोड़ राजा माने जाते हैं। उसकी लंबी और लचीली टांगे थी और भूख सहने की क्षमता भी बेहद जबरदस्त थी। वो सचमुच एक जन्मजात हंटर था। लगता था कि यह दानव 2 दिनों से भूखा था, लेकिन सामने इतना बड़ा शिकार पड़ा होने के बावजूद उसने खुद को काबू में रखा। चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहा। ठीक उसी समय जब मैं पूरी ताकत लगाकर रीनेडियर की लाश खींच रहा था, मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल झाड़ियों में छिपा शिकारी बिजली की तरह बाहर निकल आया। धत तेरे की, लिंक्स! उसका स्टेटस पैनल तुरंत मेरी आंखों के सामने उभर आया। लेवल 4, HP 398, स्पीड 53। उसका लेवल मुझसे एक लेवल ऊंचा था। आमतौर पर लिंक्स भेड़ियों को छेड़ने की गलती नहीं करते, लेकिन समस्या ये थी कि मैं सिर्फ एक वुल्फ कब था। ऊपर से उसकी स्पीड भी पूरे 53 पॉइंट्स थी। मैं तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी एक पल देर हो गई। उसके अगले पंजे ने मेरे शरीर को चीर दिया। उसके तेज पंजों ने पलक झपकते ही मेरी चमड़ी और मांस फाड़ डाला। तेज दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैं तुरंत पीछे उछला और दूरी बना ली। वुल्फ बनकर पुनर्जन्म लेने के बाद ये मेरी पहली असली लाइफ एंड डेथ बैटल थी। आर्कटिक में कोई दया, न्याय या इंसानियत नहीं थी। यहाँ सिर्फ बड़ा छोटा को खाता था। अगर जिंदा रहना था तो मुझे और ज्यादा निर्दयी और ताकतवर बनना था। लेकिन शुक्र था, मेरी स्पीड अभी भी उस लिंक्स से ज्यादा थी। एक तरफ 60, दूसरी तरफ 53। हम दोनों पागलों की तरह तेज रफ्तार से टकराए। मुलाकात होते ही एक दूसरे को फाड़ने लगे। उसके पंजों ने मेरे शरीर पर एक और गहरा जख्म बना दिया। ताजा खून बहने लगा। मेरी आंखें भी खून की तरह लाल हो उठी। मैंने दर्द की परवाह नहीं की, सीधे उसका गला पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन वो फुर्ती से बच गया। हालांकि मैंने उसकी कमर में दांत गड़ा दिए। एक बड़ा मांस का टुकड़ा सीधे उखड़ गया। होस्ट ने बीस्ट फ्लैश खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.5। ये भी हो सकता है। मैं भीतर से खुशी से उछल पड़ा। अब मैं लेवल 4 से सिर्फ 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स दूर था। मतलब बस 2-3 और कोर और मैं सीधे लेवल 4 में पहुंच जाता। और लेवल 4 पर पहुंचते ही ये हरामखोर लिंक्स मेरा मुकाबला नहीं कर पाता। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरी हल्की नीली आंखों में अब सिर्फ क्रूरता और दृढ़ निश्चय बचा था। अगर तू लड़ना चाहता है तो मैं तुझे आखिर तक लड़ाऊंगा। इसके बाद लड़ाई और ज्यादा खूनी हो गई। जब तक उसके पंजे मेरे किसी वाइटल पॉइंट पर नहीं पड़ते, मैं दर्द को नजरअंदाज करता रहा। बस मौका मिलते ही उसके मांस को नोचता रहा। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.4, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.3। जब उसका अगला पंजा घायल हो गया तो वो दर्द से गरजा। फिर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। अपनी स्पीड के भरोसे मैं लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। मैं एक छलांग में उसकी पीठ पर चढ़ गया और फिर उसके शरीर से एक और खूनी मांस का टुकड़ा नोच लिया। होस्ट ने बीस्ट फ्लैश खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2.2। जैसे ही वो मांस मेरे पेट में पहुंचा, एक उफनती हुई एवोल्यूशन एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ गई। बधाई हो होस्ट, आप लेवल 4 पर पहुंच गए हैं। HP 400, स्टेमिना 40, डिफेंस 40, स्पीड 70। मैंने बिना सोचे सारे बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स फिर से स्पीड में झोंक दिए। एक झटके में मेरी स्पीड 80 तक पहुंच गई। उसी समय मेरे नीचे दबा लिनक्स अचानक लोटपोट हुआ। उसने मुझे झटककर नीचे गिरा दी, फिर 3 टांगों के सहारे जान बचाकर भागने लगा। लेकिन अब मेरी नजरों में उसकी हर हरकत बेहद धीमी लग रही थी। अगर तू मेरे खाने पर हाथ डालने आया है तो यहाँ मरने की तैयारी भी करके आना चाहिए था। मैं सफेद परछाई बनकर उसके पीछे दौड़ा। पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया। 80 स्पीड और 41 स्ट्रेंथ के विस्फोटक बल के साथ मैंने सिर्फ एक पंजा मारा। धड़ाम! उसकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई। लिंक्स कई मीटर दूर लुढ़क गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। मैंने उसे तड़प आने में समय बर्बाद नहीं किया। सीधे उसके सिर पर एक जानलेवा पंजा मारा। उसकी बची खुची चेतना भी वहीं खत्म हो गई। मेरी पहली लाइफ एंड डेथ बैटल शानदार जीत के साथ समाप्त हुई। अभी अभी हुई एवोल्यूशन की वजह से मेरे शरीर के सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। जैसे ही उस बीस्ट ने आखिरी सांस ली, मेरे सामने हल्के भूरे रंग की सिस्टम नोटिफिकेशंस उभर आईं। कमजोर होकर ताकतवर को हराया। खूनी युद्ध के बीच ब्रेक थ्रू प्राप्त किया। ओपोनेंट एलिमिनेटेड। बैटल इवैल्यूएशन S रैंक। इस बैटल की फाइनल रेटिंग S रैंक। इस बैटल की फाइनल रेटिंग S रैंक। रिवॉर्ड प्राप्त हुआ D रैंक हंटिंग टैलेंट। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जानलेवा लड़ाई के बाद भी कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। D रैंक एक्टिव स्किल हंटिंग किल। एक्टिवेट करने के बाद मूवमेंट स्पीड प्लस 50%,
अटैक पावर प्लस 50% बढ़ जाती है। साथ ही सांस और प्रेजेंस छिपाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ड्यूरेशन 60 सेकंड, कूलडाउन 24 घंटे। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। ये स्किल मेरी ताकत को काफी बढ़ाने वाली थी। मैंने तुरंत लिंक्स की लाश को एक छिपी हुई झाड़ी में छुपा दिया। फिर पहले आर्कटिक रीनेडियर की लाश को घसीट कर गुफा तक ले गया। उसके बाद वापस जाकर लिंक्स की लाश भी उठा लाया। जब दोनों लाशें धड़ाम से वुल्फ कब्स के सामने गिरी तो वे मुझे बिल्कुल उसी नजर से देखने लगे जैसे वुल्फ पापा को देखते थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा सम्मान और श्रद्धा के साथ। लिंक्स का मांस मुझे काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स देने वाला था, इसलिए मैंने उसे बच्चों को नहीं खाने दिया। जहां तक आर्कटिक रीनेडियर का सवाल था, मैंने उसे अपनी छोटी बहन और कजिन सिस्टर की तरफ धकेल दिया ताकि वे पेट भरकर खा सकें। वुल्फ पैक में हायरार्की बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मैंने बहन और कजिन को पहले खिलाया ताकि चारों वुल्फ कब्स के बीच नियम बन सके, वरना उस अकेले वुल्फ कब की तरह हर वक्त खाने के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता। मेरी छोटी बहन के दांत अभी पूरे नहीं निकले थे, वो सख्त मांस नहीं चबा सकती थी, इसलिए मैंने रीनेडियर के पेट वाले हिस्से से नरम मांस के टुकड़े फाड़े और उसके सामने रख दिए। छोटी बहन ने खुश होकर कुछ मासूम सी आवाजें निकाली, फिर प्यार से मुझसे लिपट गई। इसके बाद जब बहन और कजिन दोनों पेट भरकर खा चुकी, तब मैंने ग्रे वुल्फ कब और उस अकेले वुल्फ कब को खाने दिया। अनाथ वुल्फ कब तो पहले से ही भूख से बेहाल था। जैसे ही वो रीनेडियर की लाश के पास पहुंचा, टूट पड़ा और मैं एक चट्टान के पीछे जाकर लेट गया। आज लिंक्स के साथ जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी। मैं भी पूरी तरह थक चुका था। छोटी बहन भी पेट भरने के बाद लड़खड़ाते हुए मेरे पास आई, मेरे शरीर से सटकर लेट गई और सो गई। पलक झपकते ही शाम हो गई। नींद खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मैं धीरे धीरे गुफा के बाहर आया। एक बर्फीली हवा का झोंका सीधे मेरे चेहरे से टकराया। मैंने दूर नजर दौड़ाई। ठंडी हवाएं पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। जमीन की बर्फ और हिम को हवा आसमान में उड़ा रही थी। क्या स्नो स्टॉर्म आ गया है? मेरा दिल अचानक भारी हो गया। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी के वापस न लौटने की वजह शायद यही तूफान था, लेकिन दोनों ही अनुभवी हंटर्स थे। अगर उन्होंने स्नोस्टॉर्म आते देखा होगा तो जरूर कहीं शरण ले ली होगी। मैं वापस गुफा के अंदर आया। कजिन सिस्टर अभी भी जाग रही थी। वो नाइट वॉच कर रही थी। मैंने हल्की गुर्राहट की, इशारा किया कि अब मैं पहरा दूंगा। कजन ने आभार जताते हुए 2 बार हुआ हुआ की, फिर आज्ञाकारी होकर वापस सोने चली गई। अब वो मुझे अपने पीछे घूमने वाले छोटे भाई की तरह नहीं देखती थी, बल्कि एक असली अल्फा वुल्फ की तरह सम्मान देती थी। उस रात बाहर स्नोस्टॉर्म और भी भयानक होता गया। हवा जोर जोर से गरज रही थी। तभी अचानक एक आर्कटिक टर्न लड़खड़ाते हुए उड़कर गुफा के मुंह तक आ पहुंची। शायद तूफान से बचने के लिए जगह ढूंढ रही थी। मैंने तुरंत बिजली जैसी स्पीड से छलांग लगाई, एक पंजे का वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ पंख नोचकर मैंने उसे पूरा निगल लिया। डिंग! होस्ट ने आर्कटिक टर्न का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 1.5। इसके बाद पूरे 8 दिन तक स्नोस्टॉर्म लगातार चलता रहा। आज जाकर आखिरकार पूरी तरह रुक पाया। गुफा में छिपाकर रखा लिंक्स का मांस मैं पूरी तरह साफ कर चुका था। उससे मुझे 20 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। वहीं आर्कटिक रीनेडियर का मांस भी लगभग खत्म हो चुका था। खासकर वो अनाथ वुल्फ कब पिछले कुछ दिनों में उसने खूब पेट भरकर खाया था, लेकिन मानना पड़ेगा उसकी ग्रोथ स्पीड बेहद डरावनी। अब उसका शरीर कजिन सिस्टर से भी बड़ा हो चुका था और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके शरीर में कुछ और बदलाव भी हुए थे। उसकी ग्रे फर अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। चारों पैर मजबूत और मांसल हो चुके थे। उसके वुल्फ क्लॉज अब बिल्ली प्रजाति के जानवरों की तरह फर के अंदर छिप सकते थे और जरूरत पड़ने पर बाहर निकल सकते थे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका स्टेटस पैनल तुरंत सामने आ गया। स्पीसीज म्यूटेंट आर्कटिक वुल्फ, लेवल 2, HP 265, स्ट्रेंथ 28। हम म्यूटेंट? मैं पहले भी उसका स्टेटस देख चुका था। तब वहां म्यूटेंट शब्द नहीं था। शायद पिछले कुछ दिनों की भरपूर फीडिंग की वजह से उसकी छिपी हुई पोटेंशियल जाग गई थी। ग्रे वुल्फ कब ने तुरंत आज्ञाकारी होकर एक बार हुआ की। अब इस गुफा का बॉस मैं था। यहाँ तक कि अगर वुल्फ पापा भी लौट आते तो उसके दिल में मेरा दर्जा अभी भी सबसे ऊपर रहता। वो पेट ऊपर करके लेट गया, जैसे वफादारी और खुशामद दिखा रहा हो। मैंने सोचा भविष्य में एक म्यूटेंट वुल्फ सबोर्डिनेट शायद मेरे काफी काम आ सकता है। ये सोचकर मैंने उसे आधिकारिक तौर पर अपना छोटा भाई मान लिया और उसे एक निकनेम दिया, उसे लिटिल ग्रे। गुफा से बाहर निकलकर मैं एक ऊंची चट्टान पर छलांग मारकर चढ़ गया। ऊपर खड़े होकर दूर तक देखने लगा। तभी मेरी नजर दूर दिखाई दे रही एक वुल्फ पैक पर पड़ी। उनके मुंह में ढेर सारा खाना था और वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उत्साह रोक नहीं पाया। सिर उठाकर एक लंबी हुआ लगाई। अगले ही पल दूर से लगातार जवाबी वुल्फ हाउल सुनाई देने लगे। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी सुरक्षित लौट आए थे। मेरा दिल खुशी से भर गया। 8 एडल्ट आर्कटिक वुल्फ्स, एक भी कम नहीं हुआ था। सभी सुरक्षित घर लौट आए थे। वे अपने साथ एक एडल्ट मूस और 3 मूस काव्स भी लाए थे। मैं तुरंत दौड़कर वुल्फ मम्मी का स्वागत करने पहुंच गया। वुल्फ मम्मी प्यार से मेरे शरीर से रगड़ खाने लगी। फिर उसने एक छोटा मूस कैफ मेरी तरफ फेंक दिया, जो अभी ज्यादा समय पहले पैदा नहीं हुआ था। मैंने हल्की गुर्राहट की, इशारा किया कि वो हिस्सा छोटी बहन के लिए रहने दे। मेरी इस हरकत पर वुल्फ मम्मी खुद को रोक नहीं पाई और मुझे फिर से कई बार चाटने लगी। गुफा में लौटने के बाद वुल्फ मम्मी ने उन छोटे मूस काब्स के पेट फाड़कर उनकी अंतड़ियां निकाली और वुल्फ कब्स के सामने फेंक दी। वो छोटा ग्रे व्हाइट वुल्फ कब पहले तो तुरंत झपट
झपटने वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी इजाजत मिलने के बाद ही वो धीरे धीरे जाकर खाने लगा। वुल्फ मम्मी ने ये सब देखा, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर ताकतवर ही राजा बनता है। वुल्फ कब्ज मेरा कहना मानते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। वुल्फ मम्मी ने मुझे भी खाने का इशारा किया। मैं लिटिल ग्रे को साथ लेकर उस अडल्ट मूस की लाश के पास पहुंच गया। लेवल 8 मूज, HP 1265। होस्ट ने मूस का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। सिर्फ पहला कोर खाते ही मुझे 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। मेरी आंखें चमक उठी। इतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मुझे पहली बार मिले थे। मैं तुरंत टूट पड़ा। लगातार मांस निगलता गया। मूस का मांस सचमुच बेहद स्वादिष्ट था, नरम, रसदार और ताजा। मैं बड़े मजे से खा रहा था। मैंने लगातार दसियों किलो मांस खा लिया। ये मात्रा किसी सामान्य अडल्ट आर्कटिक वुल्फ से भी कहीं ज्यादा थी। इस मूस के मांस ने मुझे 50 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स दिए। अगले कुछ दिनों तक पूरा वुल्फ पैक इसी विशाल मूस की लाश के आसपास आराम करता रहा। सभी उसकी वजह से ताकत वापस हासिल कर रहे थे और मैं भी लगातार उसका मांस खाता रहा। मुझे फिर 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स और मिले। अब अगली लेवल अप के लिए सिर्फ कुछ पॉइंट्स की कमी बची थी। इस बात से मैं इतना उत्साहित हो गया कि खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब भी बाहर निकलकर शिकार शुरू कर दूं, लेकिन हर बार जब मैं उठने की कोशिश करता, वुल्फ पापा गुर्राकर मुझे वापस बुला लेते। मैं इस वुल्फ पैक में 2 महीने से रह रहा था, इसलिए पैक की हायरार्की अच्छी तरह समझ चुका था। वुल्फ पापा अल्फा वुल्फ था। उसके पास एब्सोल्यूट ऑथोरिटी थी। सच कहूं तो मैं भी उससे टकराना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था उसे चैलेंज करना और हराना, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वुल्फ पापा को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी ताकि पूरा पैक उसका सम्मान करे। अगर मैं उसे हरा देता तो उसकी अथॉरिटी पूरी तरह खत्म हो जाती। इसलिए मैंने फैसला किया कि शाम तक इंतजार करूंगा। जब वुल्फ पापा गहरी नींद में होगा तब चुपचाप बाहर निकल जाऊंगा। देखते ही देखते शाम हो गई। वुल्फ पापा ताकत वापस पाने के लिए लंबा लेटकर सो चुका था। मैं धीरे धीरे उठा और गुफा से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो लिटिल ग्रे मेरी पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके स्टैट्स भी जल्द ही लेवल 3 तक पहुंचने वाले थे, इसलिए मैंने उसे वापस भेजने की कोशिश नहीं की। आज आसमान पूरी तरह धूसर था। विजिबिलिटी भी काफी खराब थी। शायद यही वजह थी कि वुल्फ पापा ने आज शिकार पर जाने का फैसला नहीं किया था। लेकिन मैं अलग था। मुझे सिर्फ 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स और चाहिए थे। लेवल अप का लालच इतना बड़ा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं लगातार शिकार की तलाश में घूमने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता कि हमें एक आर्कटिक रैबिट कॉलोनी मिल गई, लेकिन अब उन रैबिट्स से मिलने वाले इवोल्यूशन पॉइंट्स इतने कम थे कि उन पर समय बर्बाद करने का मन ही नहीं हुआ। हालांकि पीछे खड़ा लिटिल ग्रे बेचैन हो रहा था। वो हमला करना चाहता था। मैंने सिर हिलाकर इजाजत दे दी, उसे खुद शिकार करने का मौका दे दिया। लिटिल ग्रे खुशी से उछल पड़ा और सीधा रैबिट ग्रुप की तरफ दौड़ गया। दुर्भाग्य से उसे हंटिंग स्किल्स आती ही नहीं थी। वो बस सिर झुकाकर बैल की तरह भागा। आर्कटिक रैबिट्स के कान बेहद तेज थे। उन्होंने तुरंत खतरा भांप लिया और चारों तरफ भाग निकले। लिटिल ग्रे गुस्से में जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। मैं सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। फिर उसके पास गया और एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद मैंने उसे सिखाना शुरू किया, जमीन से चिपककर कैसे रेंगना है, अपने निशान कैसे छिपाने हैं और शिकार के करीब कैसे पहुंच। लिटिल ग्रे बेहद ध्यान से सीख रहा था। वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। मैं उसे सिखाते हुए आगे बढ़ता गया और साथ साथ शिकार भी ढूंढता रहा। अचानक मेरी सिक्स्थ सेंस ने खतरे का संकेत दिया। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वुल्फ पर खड़ी हो गई। मैंने तुरंत लिटिल ग्रे को दबाकर झाड़ियों में छिपा दिया और खुद भी पूरी तरह छिप गया, जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल ग्रे बेयर झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। वो आराम से टहलता हुआ बाहर आया, फिर पेड़ की शाखाओं से जंगली फल तोड़कर खाने लगा। ग्रे बेयर, मेल, लेवल 11, HP 1859, स्ट्रेंथ 113। उसके स्टैट्स देखकर मैं सन्न रह गया। ये राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर था। मेरी मौजूदा ताकत से अगर मैं अकेला होता तो भागकर बच सकता था, लेकिन लिटिल ग्रे नहीं बच पाता। इसलिए मैंने पूरी ताकत से उसे जमीन पर दबाकर रखा ताकि वो कोई हरकत न करे। सौभाग्य से ग्रे बेयर ने हमारी गंध नहीं पकड़ी। फल खाने के बाद वो धीरे धीरे वहां से चला गया। इस खतरनाक इनकाउंटर ने मेरे अंदर एवोल्यूशन की चाहत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ग्रे बेयर और पोलर बेयर दोनों मेरे मेन्यू का हिस्सा होंगे। हम दोनों फिर कुछ देर और घूमते रहे। आखिरकार हमें एक अकेली फीमेल मस्क ऑंक्स दिखाई दी। वो अपने झुंड से बिछड़ गई थी और अभी पूरी तरह एडल्ट भी नहीं हुई थी। उसका शरीर दुबला पतला था। लेवल 6, HP 1058। जोखिम जितना बड़ा, फायदा भी उतना बड़ा। मैंने गहरी सांस और धीरे धीरे अपने नुकीले वुल्फ फैंग्स बाहर निकाल दी। मैंने लिटिल ग्रे को इशारा किया कि झाड़ियों में चुपचाप लेटा रहे, बिल्कुल भी हरकत न करे। ये मस्क ऑक्स कम से कम 200 से 300 किलो की थी और उसका वजन मेरे मौजूदा शरीर से कई गुना ज्यादा था। मैं धीरे धीरे बर्फीली जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ा। अगर उसके सींग का एक भी वार लग जाता तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाता। वो मस्क ऑक्स अपने झुंड से बिछड़ चुकी थी, घबराकर अपनी मां के निशान ढूंढ रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत
बहुत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त का पूरा नजारा दूर खड़ी ग्रे व्हाइट ऑफ रोड व्हीकल में बैठी एक एक्सप्लोरर की नजरों में भी आ चुका था। उस लड़की का नाम टिफनी था। टिफनी रूस के नॉर्थ रीजन की रहने वाली थी। उम्र 23 साल, सुनहरे बाल और एम्बर कलर की आंखें। वो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च स्कॉलर थी। पिछले कई दिनों से आर्कटिक में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी। साथ ही फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी चला रही थी। उसकी नजर दूर बैठे उस आर्कटिक वुल्फ पर टिकी हुई थी जो अकेले मस्क ओंक्स का शिकार करने की तैयारी कर रहा था। उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि शायद यही वही वुल्फ है जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। उसका बर्फ जैसा सफेद फर सचमुच किसी को भी प्रभावित कर सकता था। OMG, ये तो बिल्कुल पागलपन है। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में भी लगातार कमेंट्स आने लगे। कोई शक जता रहा था, कोई हैरान हो रहा था, तो कोई तेजी से एनालिसिस कर रहा था। उधर मेरी आंखों में सिर्फ खून की प्यास चमक रही थी। ये मस्क ओक्स लेवल 6 की थी। HP बहुत ज्यादा था, डिफेंस भी बेहद मजबूत। लेकिन मेरी स्पीड इतनी थी कि मैं इसके साथ एंड्योरेंस बैटल लड़ सकता था। बिजली की तरह मैं आगे लपका। हवा चीरती हुई मेरी स्पीड सीधे आसमान में उछली। मैंने पंजा घुमाकर उसकी आंख पर जोरदार वार की। मस्क ओंक्स दर्द से दहाड़ उठी। उसके खुरों ने बर्फ उड़ा दी और वो पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। मैंने शरीर मोड़ा और आसानी से उसके गुस्से भरे चार्ज को डोडज कर ली। वॉर खाली जाने के बाद वो लड़खड़ाकर मुड़ी और फिर से हमला कर दी। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे था। टकराने से ठीक पहले मैं हल्का सा साइड में सरक गया। उसका हमला फिर खाली चला गया। उसी समय मेरे पंजे उसकी गर्दन पर चल गए। लंबे खून से भरे घाव उभर आए। मस्क ओंक्स पूरी तरह पागल हो चुकी थी, लेकिन इस बार चार्ज करते समय उसने अचानक स्पीड कम कर दी। वो पहले से मेरे डॉज डायरेक्शन पर नजर रख रही थी। ये जानवर अब सीख चुका था। मुझे भी हैरानी हुई। सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर जीने वाला मस्क ओक्स भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सकता था। फिर भी मैं नहीं रुका। मैं ऊंची छलांग लगाकर सीधे उसकी पीठ पर जा गिरा। मुंह खोलकर उसके शरीर से मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। लेकिन अगले ही पल उसने मुझे झटक कर जमीन पर गिरा दिया। उसके विशाल खुर फिर मेरी तरफ बरसने लगे। मैंने तुरंत मांस का टुकड़ा निगल लिया। डिंग! होस्ट ने मस्क ओक्स का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। आखिरकार एवोल्यूशन पॉइंट्स 160 तक पहुंच गए। इस शिकार का असली मकसद पूरा हो चुका था। डिंग! कांग्रेचुलेशंस होस्ट, लेवल अप टू लेवल 5। HP 500, स्पीड 90। मुझे मिले सारे बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मैंने फिर स्पीड में डाल दी। स्पीड सीधे 100 तक पहुंच गई। स्पीड 100 का मतलब था पूरे आर्कटिक में मैं लगभग जहां चाहूं जा सकता था, जब चाहूं लड़ सकता था और जब चाहूं निकल सकता था। अब सामने खड़ी मस्क ओक्स की मौत तय थी। मैंने अपने नुकीले दांत दिखाए और शिकार की तरफ फिर से झपटा। मेरी स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि घायल आंख वाली मस्क ओक्स अब मुझे देख भी नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ एक सफेद साया नजर आया जो उसके शरीर से लिपट गया था। अगले ही पल मेरे दांत उसकी गर्दन में धंस गए। मस्क ओक्स पागलों की तरह तड़पने लगी। मुझे गिराने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम रही। मैं ऑक्टोपस की तरह उससे चिपका रहा। मेरे पंजे उसके पेट और गर्दन को लगातार चीरते रहे। एक के बाद एक नए घाव खुलते गए। दूर खड़ी टिफनी ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। अभी कुछ देर पहले तक वो उस अकेले आर्कटिक वुल्फ की चिंता कर रही थी, लेकिन एक पल में पूरा हालात पलट चुका था। उसने झुककर लाइव स्ट्रीम की तरफ देखा। व्यूअर्स की संख्या 3000 से ऊपर पहुंच चुकी थी। फैनेटास्टिक! वाइल्ड नेचर सचमुच कमाल की चीज है। मुझे अपनी पिछली बात वापस लेनी पड़ेगी। टिफनी मुस्कुराई और लाइव ऑडियंस से बात करने लगी। सबका धन्यवाद। मैं इस व्हाइट वुल्फ को स्पेशल अटेंशन दूंगी। इसी दौरान मेरी लंबी हुआ गूंज उठी और आखिरकार मस्क ओक्स धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मर चुकी थी। मेरी आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस उभर आए। वीक डिफीट स्ट्रॉन्ग, ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग बैटल, परफेक्ट डॉज, फाइनल विक्टोरी, टारगेट एलिमिनेटेड, बैटल रेटिंग S रैंक, रिवॉर्ड 10 पोटेंशियल पोशंस, रिवॉर्ड 3 एवोल्यूशन पोशंस। मैं खुशी से सिर उठाकर लंबी हुआ करने लगा। लगता है अगर बैटल में पर्याप्त ब्रेक थ्रू मोमेंट्स हों तो रेटिंग काफी ऊंची मिलती है। मैंने तुरंत मस्क ओक्स की लाश खाना शुरू कर दिया। डिंग! होस्ट ने मस्क ओक्स का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +4.7। करीब 7 से 8 किलो मांस खाने के बाद मैं रुक गया। इस भोजन से मुझे 40 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। आर्कटिक में अब ठंड का मौसम पूरी तरह आ चुका था। आसमान काला पड़ चुका था। अंधेरे में मेरी नीली आंखें अब हरे प्रकाश से चमक रही थी। दूर टिफनी भी वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और उसकी गाड़ी धीरे धीरे दूर अंधेरे में गायब हो गई। मैंने फिर लिटिल ग्रे को आवाज लगाई जो अब तक छिपकर बैठा हुआ था। उसे बाहर आकर खाने को कहा। लिटिल ग्रे कई घंटों से जमीन से चिपका पड़ा था। ठंड से उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो खुशी से दौड़ पड़ा और सीधे मस्क ओक्स की लाश पर टूट पड़ा। मैं इधर उधर घूमकर 2 मजबूत टहनियां ढूंढने लगा ताकि इस मस्क ओक्स की लाश को घसीटकर गुफा तक ले जा सकूं। इतनी बड़ी मस्क ओक्स पूरे वुल्फ पैक को कई दिनों तक पेट भरकर खिला सकती थी। वापसी के रास्ते में मेरी मुलाकात 3 आर्कटिक वुल्फ्स के एक छोटे वुल्फ पैक से हुई। उनमें सबसे ताकतवर नर वुल्फ भी सिर्फ लेवल 5 का था। उन्होंने मेरी गंध सूंघी और तुरंत समझ गए कि मैं आसान शिकार नहीं हूँ, इसलिए समझदारी दिखाते हुए पीछे हट गए। जैसे ही मैं गुफा के पास पहुंचा,
मैंने वुल्फ पापा को पेट्रोल करते हुए देखा। मैं फुर्ती से एक बड़ी चट्टान पर चढ़ा और सिर उठाकर लंबी हुआ लगाई। वुल्फ पापा ने आवाज सुनते ही सिर घुमा लिया तो ये लड़का वापस आ गया। उनके दिल पर रखा भारी पत्थर आखिर उतर गया। जब से वो जागे थे और उन्हें मैं लिटिल ग्रे गायब मिले थे, तब से वो लगातार परेशान थे। बेशक अल्फा वुल्फ होने के नाते वो इस बात से बेहद नाराज भी थे कि मैं बिना बताए निकल गया था, लेकिन तभी उनकी तेज सूंघने की शक्ति को खून की गंध महसूस हुई। अंधेरी रात में उन्होंने मेरे सफेद फर पर फैले खून के बड़े बड़े धब्बे देख लिए। उनके दांत तुरंत बाहर निकल आए। क्या मेरा बेटा घायल हो गया? वुल्फ पापा गुस्से में मेरी तरफ दौड़े, लेकिन पास पहुंचते ही पूरे शरीर को चाटकर जांचने लगे। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि ये खून मेरी बॉडी से नहीं आ रहा था। मैंने सिर घुमाकर पीछे देखने का इशारा किया। जब उन्होंने लिटिल ग्रे को मस्क ओक्स की लाश घसीटते देखा और फिर उस विशाल शव को गौर से देखा, तो वुल्फ पापा कुछ देर के लिए पूरी तरह चुप हो गए। ये मस्क ओक्स थी। इतनी विशाल मस्क ओक्स को तो वुल्फ पापा भी आसानी से चैलेंज नहीं करते। वो तो मुझे अच्छी तरह सबक सिखाने वाले थे। लेकिन लाश देखते ही उनकी सारी बातें गले में अटक गईं। उन्होंने दोबारा मेरी तरफ देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेरा शरीर अब लगभग उनके बराबर हो चुका था। चाहे ताकत हो, चाहे शरीर का आकार, चाहे हंटिंग एबिलिटी या फिर फूड कलेक्शन, हर मामले में मैं शायद उन्हें पीछे छोड़ चुका था। वुल्फ पापा भी आगे बढ़े और मस्क ओक्स की लाश खींचने में मदद करने लगे। वुल्फ्स की स्मेल सेंस बहुत तेज होती है, इसलिए गुफा के बाकी वुल्फ्स भी खून की गंध से जाग गए। सभी मस्क ओक्स की लाश को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अल्फा वुल्फ अकेले शिकार करके लौटा है। लेकिन जब वुल्फ पापा ने हल्की गुर्राहट की और मेरी तरफ देखा, तब पूरे पैक को समझ आया, इस मस्क ओक्स को मैंने अकेले मारा था। अब पूरा वुल्फ पैक मुझे अलग नजरों से देखने लगा। उनकी आंखों में सम्मान के साथ साथ डर भी था। कई फीमेल वुल्फ्स धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उन्होंने मेरे फर से खून साफ करना शुरू कर दी। कुछ तो धीरे धीरे अपनी पूंछ भी हिला रही थी। ये साफ साफ कोर्टशिप बिहेवियर था। मतलब वो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अच्छी बात ये रही कि वुल्फ मम्मी ने समय रहते दांत दिखाकर उन्हें डांट दिया। तभी वे पूंछ दबाकर दूर हट गईं। अगर वुल्फ मम्मी बीच में न आती तो मैं सचमुच फ्रीज हो जाता। आखिर अंदर से मैं अभी भी इंसान ही था। किसी फीमेल वुल्फ के साथ रोमांस वाली सिचुएशन मेरे लिए पचाना मुश्किल था। मैंने वुल्फ पापा को खाने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं, बस चुपचाप जाकर लेट गए और सो गए। वुल्फ वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट ही किंग होता है और अब मेरी ताकत सचमुच वुल्फ पापा की पोजीशन को चुनौती देने लगी थी। असल वजह यही थी कि वो इतने खामोश थे। चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आखिर उन्हें अलग पैक बनाना ही पड़ता है। वुल्फ पापा की उदासी देखकर मैंने भी फैसला कर लिया, अब मुझे अलग रहना चाहिए। लिटिल ग्रे मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था, उसे मैं जरूर साथ ले जाता। बाकी वुल्फ कब्स को भी ले जाना चाहता था, अगर वुल्फ पापा इजाजत देते तो। इसके बाद समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही आधा महीना गुजर गया। वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी 4-5 बार शिकार पर गए, लेकिन नतीजे ज्यादा अच्छे नहीं रहे। सबसे सफल शिकार में भी उन्हें सिर्फ एक बेबी सी लाइन मिला, लेकिन इतना मांस 8 एडल्ट आर्कटिक वुल्फ्स के लिए बिल्कुल नाकाफी था। मैंने जल्दबाजी में पैक नहीं छोड़ा, बल्कि लिटिल ग्रे के साथ मिलकर पहले एक सुरक्षित नई गुफा ढूंढने लगा। इन दिनों मैंने 50 से 60 किलो मस्क ओक्स का मांस और खाया, लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट्स अब घटकर सिर्फ 0.1 रह गए थे। लिटिल ग्रे ने मुझसे थोड़ा ज्यादा फायदा उठाया और आखिरकार लेवल 3 तक पहुंच गया। अब लेवल 3 लिटिल ग्रे मेरे कई छोटे मोटे कामों में मदद कर सकता था। मैंने सिस्टम रिवॉर्ड्स पर नजर डाली। सबसे पहले थी एवोल्यूशन पोशन। इनका इफेक्ट था शिकार खाने पर मिलने वाले एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 गुना हो जाते और ये इफेक्ट पूरे 72 घंटे तक रहता। दूसरी थी पोटेंशियल पोशन। इनकी क्षमता शरीर की छिपी हुई लिमिट्स को जगाना। पिछले कुछ दिनों में मैं 5 पोटेंशियल पोशंस पी चुका था। मेरे वुल्फ फर पहले से ज्यादा चमकदार और मुलायम हो गए थे। हड्डियां और मजबूत हो गई थी। लंग कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई थी। अब मैं 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से स्प्रिंट कर सकता था और लगातार 10 मिनट तक उस स्पीड को बनाए रख सकता था। लेकिन 5 पोशंस खत्म होने के बाद उनका इफेक्ट अब लगभग रुक गया था। मेरे पास अभी भी 5 पोटेंशियल पोशंस बची हुई थी। मैंने तय किया कि उन्हें लिटिल ग्रे, छोटी बहन और कजन सिस्टर को दूंगा। एक रात जब वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी गहरी नींद में थे, मैं चुपचाप लिटिल ग्रे, छोटी बहन और कजन सिस्टर के पास गया और तीनों को एक एक पोटेंशियल पोशन इंजेक्ट कर दी। अगली सुबह लिटिल ग्रे का फर पहले से कहीं ज्यादा चमकदार दिख रहा था। उसके चारों पैर भी काफी मजबूत और ताकतवर हो गए थे। वहीं छोटी बहन और कजन सिस्टर में अभी कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया, बस उनकी भूख पहले से काफी बढ़ गई थी। मैं लिटिल ग्रे को लेकर शिकार पर निकल पड़ा। आमतौर पर पोटेंशियल पोशन का असर लगभग 3 दिन तक रहता है। इस दौरान ज्यादा एक्सरसाइज और भरपूर खाना शरीर की पोटेंशियल जगाने में बहुत मदद करता है। इस हंटिंग ट्रिप में मैंने लिटिल ग्रे को मेन हंटर की भूमिका दी। जल्द ही हमें एक लेमिंग कॉलोनी की गंध मिल गई। मेरी मंजूरी मिलते ही लिटिल ग्रे झाड़ियों में छिप गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब उसे हंटिंग की कुछ बेसिक स्किल्स आ चुकी थी। उसकी स्पीड लगभग 40 तक पहुंच चुकी थी, जो लेमिंग से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ आधे मिनट के अंदर ही लिटिल ग्रे के पंजों तले 7 से 8 लेमिंग्स मारे जा चुके थे। थोड़ी देर पीछा
पीछा करने के बाद उसने 2 से 3 लेमिंग्स मुंह में दबाए और वापस लौट आया। लिटिल ग्रे उत्साह से मेरी तरफ हुआ हुआ करने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला सफल सोलो हंट था। कुछ लेमिंग्स खाने के बाद मुझे थोड़े इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। बाकी खाना मैंने लिटिल ग्रे के लिए छोड़ दी। उसने कुछ लेमिंग्स को सावधानी से बर्फ में दबा भी दिया। वो बाद में उन्हें छोटी बहन और बाकी वुल्फ्स को खिलाना चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि अब लिटिल ग्रे, छोटी बहन, कजन सिस्टर और ग्रे व्हाइट वुल्फ कब को लेकर अलग पैक बनाया। हम सब पुरानी गुफा छोड़कर नई जगह चले गए। नई गुफा पुरानी जगह से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित। रास्ता खतरनाक और खड़ा था, लेकिन सुरक्षा बेहद शानदार थी। नई केव इतनी बड़ी थी कि उसमें दर्जनों वुल्फ्स रह सकते थे। मैंने सबको वहां बसाया और आधिकारिक तौर पर अपना खुद का वुल्फ पैक बना लिया। फिर आधा महीना और गुजर गया। पोलर नाइट पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तापमान गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस दौरान मैं कई बार लिटिल ग्रे को साथ लेकर शिकार पर गया। आज हमें आर्कटिक फॉक्स का एक पूरा परिवार मिल गया। आर्कटिक कॉन्टिनेंट में फॉक्स बेहद सतर्क जानवर माने जाते हैं। उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। आज किस्मत अच्छी थी। लिटिल ग्रे घूमते घूमते उनकी मांद तक पहुंच गया था। मैंने घात लगाकर इंतजार किया और अपनी बिजली जैसी स्पीड का फायदा उठाते हुए एक एक फॉक्स को खत्म करने लगा। इस आर्कटिक फॉक्स फैमिली में एक एडल्ट मेल, 2 एडल्ट फीमेल्स और 7 कब्स थे। आखिर में मैंने 3 एडल्ट्स और 4 कब्स को मार गिराया। साथ ही एक कब को जिंदा पकड़ लिया। मैंने उस अधमरे आर्कटिक फॉक्स क्यूब को छोटी बहन और ग्रे व्हाइट वुल्फ क्यूब के सामने फेंक दिया ताकि वे हंटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर सके, और कजन सिस्टर को उनकी निगरानी का काम सौंप दिया। इसके बाद मैंने एक एवोल्यूशन पोशन निकाली और इस्तेमाल कर ली। डिंग! होस्ट ने आर्कटिक फॉक्स का मांस खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +12। इवोल्यूशन पोशन का असर